वेलकम बैक नाज़रीन। वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे आर्थराइटिस के केस की। क्या डॉक्टर साहब ने बड़ी तफसील से बताया था कि कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं, और मैं डॉक्टर साहब से ख़ास तौर से पूछ रहा था कि अक्सर मैं मरीज़ देखता हूं जब वो आते हैं कि जी मैं उनसे कहता हूं जी आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से आपके जोड़ों में दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर साहब ने बड़ी तफसील से उसका बताया था। तो अक्सर मरीज़ ये कहते हैं जी वो हमने तो वज़न तो बहुत अर्से से बढ़ा है, तो अब अचानक से दर्द क्यों निकला है। तो डॉक्टर साहब ने बड़ी तफसील से बताया था कि देखिए वज़न बढ़ने का ताल्लुक जोड़ों से बेशुमार जितनी भी रिस्क फैक्टर डॉक्टर साहब ने बताए थे, अगर जब इनकी जैसे आपके बचपन में अगर चोट लगी थी तो जॉइंट के अंदर फौरी तौर पे वो असरात नज़र नहीं आते, या जो लोग ऑक्यूपेशन सेम प्रोफेशन कर रहे होते हैं, रिपीटेटिव मूवमेंट पर्टिकुलर जॉइंट को ओवर यूज़ कर रहे होते हैं, तो कोई भी जैसे आप मशीन ले लें, इसकी मिसाल सिंपल यही है। तो अगर मशीन जब ज़्यादा पुरानी होना शुरू हो जाती है और उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो तो आस्ता आस्ता वो मशीन ख़राब होती है और एक टाइम आता है जब वो साथ छोड़ जाती है। इसी तरह से इंसान के जिस्म का भी, जो सारे आर्गन्स का, जोड़ों का भी यही है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही होती है, आपकी मशीन पुरानी हो रही होती है, लेकिन अगर उसका वज़न आपका बहुत ज़्यादा हो या उसका बहुत ज़्यादा आप इस्तेमाल करें तो आखिर जोड़ों के अंदर तो फिर वियर एंड टियर और उसका इफेक्ट तो आना शुरू होता है, जिसकी अलामत आगे चल के 10-20 साल बाद आपको नज़र आती हैं। मेरे पास ऐसे भी चंद मैंने यंग लोगों को देखा है, मेरे चंद पेशेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा ओवरवेट थे 15-20 साल की उम्र से, और 24-25 साल की उम्र में उसका जो है कमर का जो है वो सीवियर स्टेनोसिस हो गई, ब्लॉकेज हो गई, और जिसकी वजह से स्पाइनल सर्जरी हुई, और स्पाइनल सर्जरी की वजह से काफ़ी उसको प्रॉब्लम्स हुए। तो ये वो सारी चीज़ें हैं। अब डॉक्टर साहब से बात करने, डॉक्टर साहब कॉलर से वक्फे से पहले हमारे कॉलर थे, उन्होंने सवाल किया था तेज़ाबियत के बारे में कि तेज़ाबियत क्या होती है और इससे कैसे वो बचें, और इसके खाने से इसका क्या ताल्लुक़ है। हाँ बिल्कुल। इन्होंने जो बात करी है कि भाई 62 साल के आदमी, मालूम नहीं कहाँ से इन्होंने बात करी, लेकिन बेसिकली इनको एसिडिटी या तेज़ाबियत का प्रॉब्लम है, बहुत जलन होती है इनको, और इनको लगता है जैसे टाइटनेस फीलिंग ऑफ द चेस्ट में हो रही है, ख़ास तौर से खाने के बाद ये बता रहे थे। मेन चीज़ तो ये है कि देखना है कि ये जो है ये इनका खाना किस तरह का खाते हैं। फैटी फूड है खाना, ये बड़ा एक बार खाते हैं और लेट नाइट में तो नहीं खाते, और खाने के बाद फ़ौरन सो तो नहीं जाते या लेट तो नहीं जाते। तो अगर वो उसके अंदर ये थोड़ा सा एहतियात करें कि खाना छोटे मकदार में खाएं, लेट नाइट ना खाएं, खाने के साथ सकरम है थोड़ा सा एक्सरसाइज अगर करें या थोड़ा वॉकिंग कर लें आफ्टर बिफोर गोइंग टू बेड, सो दैट विल हेल्प the food to go down as well as acid to mix with the thing। तो ज़्यादातर जो स्पाइसी फूड है और फैटी फूड है वो एसिड और ब्रिंग करता है, और हमारे यहाँ का खाना तो ज़्यादातर एसिड वो स्पाइसी भी होता है और फैटी भी होता है, दोनों होते हैं। उसमें तेल भी बहुत होता है, घी भी बहुत होता है, और स्पाइसेस भी बहुत होती है, और वो दोनों अट्रैक्ट करती हैं मोर एसिड प्रोडक्शन। तो इस मारे ये है कि इनको जो चाहिए है कि अपनी डाइटिक हैबिट चेंज करें। अगर ओवरवेट है फिर वही बात आ जाती है, उसके मारे भी उसका क्या नाम है प्रेशर पड़ता है स्टमक पे, और गैस स्टमक से लीक हो करके जो एसिड है वो इसोफेगस में जाता है, जिसके मारे बर्निंग ज़्यादा होती है, जिसको हम कहते हैं मेडिकल टर्म में गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़, और GORD, GORD, गार्ड। और गॉर्ड के मतलब ये है कि आपको रिफ्लेक्स हो रही है, जो एसिड ये है वो फैल के अंदर की तरफ पेट से वो इसोफेगस या मुंह की तरफ आ रहा है, तो उसमें जलन बहुत होती है। जलन से ज़्यादा कभी कभी टाइटनेस की फीलिंग होती है, क्योंकि इसोफेगस ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट इन द एसिडिटी। तो उसमें करना ये है कि आपको अपना खाने का टाइम चेंज करना है, सोने के पहले नहीं खाना है, फैटी फूड कम खाना है, स्पाइसी फूड की एहतियात करना है, छोटे पोर्शन में खाना है, और खाने के सोने से कम 2-3 घंटे पहले बड़ा फूड खाना है। और अगर खाना है तो अगर उसके बाद भी नहीं ठीक हो रहा है तो ज़रूर आप अपने डॉक्टर को दिखाइए। आजकल बहुत अच्छी मेडिकेशन है। ज़्यादातर ये बात जो है ये सिंपल होती है, और होपफुली दैट्स व्हाट इट इज़ सिंपल रिफ्लक्स इसोफेजियल डिजीज़, और इसको डाइट और उससे ठीक हो जाएगा। नहीं है तो आप अपने डॉक्टर को दिखाइए। बहुत अच्छी डिजीज़ वो मेडिकेशन आजकल हैं, टैबलेट सिंपल हैं, जो कि आपको डॉक्टर आपको मशवरा देगा, उससे एसिडिटी प्रोडक्शन भी कम हो सकता है, और उसका क्या नाम है, और फीचर कॉम्प्लिकेशन भी कम हो सकती हैं। यूजुअली इट इज़ क्योरेबल।
यूजली गॉड जो है वो क्योरेबल, और कोई इन्वेस्टिगेशन की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं होती। अगर उसके बाद भी नहीं होता तो डॉक्टर फिर आपको मशवरा दे सकता है कि आपका कोई फर्दर टेस्ट होना है, लाइक ए कैमरा टेस्ट, जिसको एंडोस्कोपी कहते हैं, वो उसकी ज़रूरत है। अगर नहीं तब पर भी ठीक हो रहा है तो बात यह है कि बेसिकली इट शुड बी ऑल राइट। शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत आपने तफसील से तेज़ाबियत के बारे में बताया। भाई आपको बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हुए और डॉक्टर साहब ने तफसील से तेज़ाबियत की एसिडिटी के बारे में बताया है। उम्मीद है आपको फुल कम्प्लीटली आंसर मिल गया होगा। यहाँ एक बार फिर मैं रिमाइंड अपने कॉलर्स को करता चलूँ कि जी हमारा लाइव शो है, हमारी कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा और नई मालूमात आपके पास लाएं और आपकी मालूमात में सेहत से मुताल्लिक़ में इजाफ़ा करें। तो आप ज़रूर हमारी हौसला अफजाई करें और इसमें प्रोग्राम में ज़रूर शामिल हों, ज़रूर टेलीफ़ोन कॉल मिलाइए। हमारी टेलीफ़ोन कॉल जो है वो खुली हुई हैं और लोकल नंबर है, इसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते हैं। तो इंशाल्लाह ताकि आप हमें फ़ीडबैक भी दें कि जी प्रोग्राम कैसा हो रहा है, अगर कुछ पे तब्दीली करनी है तो वो भी हम कर सकते हैं। हमारी ईमेल भी आ रही होती है, तो ज़रूर हमें फ़ीडबैक दिया करें नाज़रीन। तो डॉक्टर साहब आगे हम चलेंगे, बात कर रहे थे हमारे इससे अर्थराइटिस, और वो आपने बड़ी तफसील से रिस्क फैक्टर्स के ऊपर बातें की थी। तो हम हमारे जो है वो नाज़रीन के सामीन के लिए डॉक्टर साहब अब यहाँ मैं ये पूछूँगा कि जैसे आपने कहा कि जब आपकी उम्र बढ़ रही होती है तो आस्ता आस्ता अर्थराइटिस आपका 40-50 के बाद वियर टियर आना शुरू हो जाता है, या जिनको वज़न ज़्यादा है, रिस्क फैक्टर्स पे आपने तफसील से वो बातें की। तो कोई आसान से हमारे नाज़रीन के लिए, क्योंकि हमारे लोग अक्सर चाहते हैं, हमारे नाज़रीन चाहते हैं कोई आसान सा नुस्खा उन्हें मिल जाए जिससे वो बीमारियों से बच सके। आसान सा नुस्खा यही है कि भाई अपना ख्याल रखिए और वज़न ज़्यादा ना होने दिए, अगर ज़्यादा है तो कम कर लिए। और मेन चीज़ है जिसको कहते हैं हेल्दी लाइफ स्टाइल। हेल्दी लाइफ स्टाइल, वही बॉटम लाइन वही आ जाती है कि हेल्दी लाइफ स्टाइल, ईटिंग हेल्दी, लिविंग हेल्दी, exercising to a limit, and keeping a fresh and लिविंग स्टैंडर्ड, क्योंकि वो आर्थराइटिस में भी वही काम देगा, डायबिटीज़ कंट्रोल में भी वो भी हेल्प करेगा कि अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे, नॉट ए हैवी एक्सरसाइज, वॉकिंग इज़ ए वेरी गुड एक्सरसाइज, इट इज़ अ रियली गुड एक्सरसाइज। वॉकिंग अगर आप नहीं कर सकते तो ज़रूरी नहीं है, थोड़ा सा आप साइकिलिंग कर लिए। साइकिलिंग नहीं कर सकते, कुछ जिनको स्विमिंग आती है स्विमिंग कर सकते हैं, वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर द जॉइंट पेन, चाहे वो नी का हो, चाहे वो शोल्डर का हो, चाहे वो हैंड का हो, उसके अंदर, क्योंकि आपको प्रेशर नहीं पड़ रहा है जॉइंट पे, and it is very good. It helps in reducing weight. It also helps you to feel healthy. It also helps you to reduce the pain, because कभी कभी हाइड्रोथेरापी जो होती है गर्म पानी में। ये डॉक्टर साहब बड़ा अच्छा आपने बात की कि हाइड्रोथेरापी का बड़ा रोल है। आजकल जो नई ट्रीटमेंट हो रही है, जब अपने पेशेंट्स को हॉस्पिटल में हम भेजते हैं तो वो हाइड्रोथेरापी, और इसका बड़ा आजकल जो है वो चर्चा है। इसके बारे में ज़रा हमारे नाज़रीन को तो घर पे भी वो कर सकते हैं। हाँ, बहुत लोग करते हैं आजकल तो हाइड्रोथेरापी। एक तो पूल है वेरियस, जैसे स्विमिंग पूल में है या हेल्थ क्लब्स में है या काउंसिल के उसके अंदर है। उसके अलावा आजकल तो वो भी फैसिलिटी दी हुई है कि हाइड्रोथेरापी लोगों ने अपने घर पे छोटा सा वो हाँ जकूजी टाइप का होता है, वो आपने बना रखा है, उसके अंदर बबल टाइप के निकलते हैं, वो हेल्प्स इन द पेन इन द योर फुट, स्पेशली वो फुट स्पास को कहते हैं बेसिकली। तो वो मसल को भी रिलैक्स करता है, उसके बबल जो निकलते हैं थोड़ा सा हल्का सा मसाजिंग इफेक्ट ऑन द थिंग होता है। अगर आपके पास बड़ा पूल है तो उसके अंदर कर सकते हैं, अगर नहीं भी है तो उसके अंदर में स्विमिंग पूल की जो एक्सरसाइज है वो भी हेल्प करती है उसके अंदर। तो ये तो बहुत खासा हाइड्रोथेरापी का रोल खासा है कि जोड़ों के दर्द के अंदर। कुछ लोग यहाँ तक है कि जोड़ों का दर्द में एक्यूपंक्चर का भी रोल है, लेकिन यह है कि एक्यूपंक्चर नॉन मेडिकल तो है, लेकिन यह है कि कुछ लोगों को ज़रूर, स्पेशली बैक के प्रॉब्लम वालों को एक्यूपंक्चर से भी आराम होता है। मैं एक्यूपंक्चर का एक्सपर्ट नहीं हूँ तो मैं ज़्यादा उसके बारे में नहीं बता सकता, लेकिन पीपल से दैट देयर अल्टरनेटिव थेरापी में उनको हेल्प होती है। जैसे अल्टरनेटिव में वैद्य थेरापी या उसका क्या नाम है, अदर थेरापी है, वैसे ये भी है भाई, अब लोग कराते हैं। हम आई डोंट बिलीव इन दैट, बट अच्छा डॉक्टर साहब यहाँ मैं आपसे पूछूंगा कि ये जो अक्सर जो जोड़ों के दर्द के अंदर बैक पेन का, ये फिजियोथेरापी का क्या रोल है इसके अंदर?
फिजियोथेरेपी का आपको तो अक्सर हम जब वो जैसे कमर के लोगों का अक्सर दर्द होता है तो कहते हैं जी 4 से 6 हफ्ते अगर आपका दर्द है 4 हफ्ते तक आपका पेन रिलीव नहीं हो रहा तो हम फिजियोथेरेपिस्ट को वो रेफर कर देते हैं। तो इसका क्या रोल है, ज़रा इंपॉर्टेंस इसकी बताइएगा। एक तो उसके पहले एक बात ज़रूर मैं हैदर भाई बताऊं कि सीवियर पेन इन द बैक, स्पेशली लोअर बैक, if it lasts more than 3 weeks and there is a red signal, that means it is associated with any weight loss or change in your bowel or general body health, you should really see your doctor. तो एक बात तो मैं प्रिकॉशनरी ये बता दें कि हर बैक पेन इज नॉट द सेम। हाँ, अगर उसके रेड फ्लैग के सिम्टम, स्पेशली पेन इज सीवियर, पेन इज कांस्टेंट, pain is causing weakness or weight loss, you have to really see your doctor and get the advice. But having said that, majority and most of them pain in the is arthritis pain in the back, and arthritis pain जो कि more than 2-3 weeks, कभी कभी तो acute injury के बाद आता है। यंग लोगों को आपने सडनली कोई जर्की हैवी चीज़ उठा ली, या आपने एक्सरसाइज कर ली, या आप क्लब में गए और हैवी एक्सरसाइज पहले दिन से शुरू कर दी, तो नेचुरली यू आर गेटिंग लिगामेंटस इंजरी, मसल स्पाज्म, पेन इन दैट, that is not arthritis. नॉर्मल स्ट्रेन और स्ट्रेन कोई ये बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है, और वो खुद ब खुद बाय रेस्ट और थोड़े टाइम फैक्टर वो ठीक हो जाता है। उसके अंदर ज़्यादातर ज़रूरत होती है सिंपल पेन किलर लेने की, अगर ज़रूरत है, ये तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो लिगामेंटस इंजरी है, यूजली स्पाज्म होता है, वो ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आर्थराइटिस आपको है स्पाइन की या सर्वाइकल स्पाइन की, तो उसके अंदर वो खासा सीरियस भी हो सकता है। यू हैव टू रियली गेट इट गोइंग. Normally no need of X-ray, but if lasts more than 6 weeks and it is causing lot of problems to you, then and it is really debilitating sometime pain, quite often it is debilitating pain, then you have to get to your doctor to advise whether you require X-ray or you require stronger medication. Sometime giving the non-steroidal मुझको लगता है कि हेल्प करते हैं पेन के अंदर। जो रीसेंट स्टडी तो ये भी शो करती है कि रोल ऑफ पैरासिटामॉल एंड बैक पेन इज़ वेरी लिमिटेड रियली, बट नॉन स्टेरॉइडल का तो रोल है। और अगर आप ले सकते हैं, अगर आपको स्टमक की प्रॉब्लम नहीं है, या एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं है, या इंटॉलरेंट आप नहीं हैं उसके अंदर सिंपल पेन किलर भी आप ले सकते हैं। लेकिन यह रीसेंट एविडेंस है पैरासिटामॉल पे तो बहुत पुअर है कि whether it relieves much back pain really. बट बहुत कॉमन प्रॉब्लम है बैक पेन, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो बैक पेन कहीं भी हो सकता है जनरली बैक पेन जो है वो लोअर ही बैक में होता है, तो उसके अंदर, और जनरली लोअर बैक ही में होता है। बहुत रेयरली उसको ओल्ड स्टाइल, जो हमारे एशियन पॉपुलेशन में लोग कहते हैं कि हमको शियाटिका हो गया या वो हो गया, वो रेयर पेन है। वो जो है शियाटिका जो है वो पेन शूटिंग डाउन इन योर लेग। डॉक्टर साहब ये बड़ी अच्छी आपने बात की कि जनरल आपने कहा कि जो बैक पेन उसका नॉर्मल सिंपल कोई छोटी सी इंजरी हो गई, स्प्रेन हो गया, स्ट्रेन कर लिया आपने बैक, यंग लोगों में भी हो सकती है, ओल्डों में भी हो सकती है। यंग लोगों में अक्सर इसका आर्थराइटिस से कोई ताल्लुक नहीं होता। ओल्ड लोगों के अंदर उम्र के हिसाब में आर्थराइटिस का भी कंट्रीब्यूशन बैक पेन के साथ हो सकती है। और आपने रेड फ्लैग सिम्पटम भी बड़ी तफसील से बता दी कि अगर बहुत ज़्यादा सीवियर आपको पेन है और आपके जो अचानक से वीकनेस हो गई लेग में या वेट लॉस हो रहा है, तो ये वो खतरनाक सिम्टम्स हैं। हाँ, वो रेड फ्लैग का उसके तौर पे अपने डॉक्टर से आपको रब्ता करना चाहिए। जनरली नहीं होता, रेड फ्लैग वाले कम हैं, लेकिन तब पर भी यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि भाई अगर आपको बहुत सीवियर पेन है और विद सिस्टमिक सिम्टम्स, यू हैव टू बी सीरियस। लेकिन आम तौर पे जो डॉक्टर साहब जो एक्यूट बैक पेन होता है, काफ़ी जो है वो डिस्ट्रेसिंग सिम्टम्स होते हैं, और अक्सर जो है वो यंग लोगों को भी मैं देखता हूँ कि अचानक से स्प्रेन हुई, उनको बैक पेन हो गया और वो चाहते हैं कि इसमें जो है वो काफ़ी टाइम लग जाता है, और लोग अक्सर जो है वो बेड रिडन भी हो जाते हैं। तो इसमें थोड़ा सा जैसे मैं कह रहा था कि मुझे इसमें बताएं कि कब फिजियोथेरेपी का, या उनको क्या करना चाहिए। अचानक से अगर सीवियर पेन हुआ तो लोग कहते हैं जी मैं तो मूव नहीं कर पाता, रेस्ट पे बेड पे लेट जाते हैं, जिसकी वजह से और स्पाज्म बढ़ जाता है और दर्द बढ़ जाता है। तो यहाँ हमारे नाज़रीन को ख़ास तौर से थोड़ा सा आप अपनी जो है वो रोशनी डालें कि अगर कोई सीवियर सिम्टम, रेड फ्लैग सिम्टम नहीं है जो आपने बताया, तो उनको क्या एक्शन लेना चाहिए, किस तरह से मोबाइल रखना चाहिए, डे टू डे एक्टिविटी पे क्या रखें, और आगे फिर फिजियोथेरेपी का क्या रोल हो। बात तो ये आ रही है कि पेन के सीवियरिटी के मारे है। अगर आपको पेन
बहुत ख़ासा पेन है बैक में और सीवियर पेन है और लोकलाइज पेन है तो खाली बैक के अंदर, तो नेचुरली शुरू में तो थोड़ा रेस्ट करने से आराम हो जाता है और अब ऑर्डिनरी पेन किलर से ज़्यादा हो रहा है तब आपको नॉन स्टेरॉयडल ब्रूफेन और या डाइक्लोफेनाक कुछ खाना। कभी कभी पेन तो बैक का इतना ज़्यादा होता है डिपेंड करता है सीवियरिटी के कि यू हैव टू गो फॉर द मॉर्फिन ग्रुप ऑफ द ड्रग। हमारे पास हमारे खुद के अंडर में पेशेंट अभी भी हैं, यंग पेशेंट, दे हैव गॉट ए सच ए सीवियर बैक प्रॉब्लम दैट दे हैव टू गो टू द सीवियर वेरी स्ट्रॉन्ग मॉर्फिन ग्रुप ऑफ द टैबलेट, जिसको कहते हैं कि ऑक्सीकोडोन और ऑक्सीनॉर्म एंड ऑल दोज थिंग्स, बट दैट इज रेयर टू गो इनटू दैट स्टेज। अब रोल फिजियोथेरापी का क्या है? ज़रूर एक तो ये है कि टाइम फैक्टर वो बाई करता है आपको। सिंपल बैक पेन है, आपने फिजियोथेरापी को दिखाया, आजकल ये भी एक फैशन है कि लोग डायरेक्ट चले जाते हैं फिजियो के पास। एक कॉलर है डॉक्टर साहब, कॉल ले रहते हैं। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। ज़रा मुझे डॉक्टर साहब से क्वेश्चन करना है। जी जी, आप लाइव हैं साहब, नाम बताइए और क्या सवाल है आपका? अच्छा जनाब जी, मेरा नाम अजहर है, मैं मैनचेस्टर से बात कर रहा हूँ जी। मुझे डॉक्टर साहब से 2 सवाल करने हैं। एक तो ये जी जी सवाल कि ये जो बैक पेन है जी जी, ये जनरली जो पेन की डेफिनेशन है जी जी, वो किस वजह से पेन होता है, और दूसरी चीज ये कि जो आर्थराइटिक पेन है उसको आपको कंट्रोल किस तरह से करना चाहिए, और वो आर्थराइटिक पेन की जो मेन वजह है वो क्या है? ठीक है, शुक्रिया मजहर साहब, बहुत अच्छा आपने सवाल किया जी, शुक्रिया बहुत बहुत। ये थे हमारे साथ मैनचेस्टर से मजहर साहब आपके साथ हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हुए, बहुत शुक्रिया। ने 2 इम्पोर्टेंट सवाल किए थे जो अभी हम बात कर ही रहे थे। डॉक्टर साहब इनके 2 सवाल हैं। पहला तो इनका ये है कि जो बैक पेन होता है उसका जो है वो अगर अर्थराइटिस बैक में ना हो तो उसकी अलावा और बैक पेन के क्या असबाब होते हैं, जो कि अभी हम इसी पे बात ही कर रहे थे, मिस किया हम कर रहे थे, आप बता रहे थे कि मेनली बहुत कॉमन स्ट्रेन स्प्रेन या कोई हैवी वेट करने की जिससे मसल जो है वो स्प्रेन हो गया या कोई और दूसरे, फिर इनका सवाल लिगामेंटस इंजरी, मसल इंजरी, इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ द पोजीशन, इट कॉजेज एक्यूट पेन इन द बैक एंड कैन बी वेरी सीवियर एंड कैन लास्ट फॉर खासे दिन तक रह सकता है। तो उसके अंदर जॉइंट में अभी नहीं पेन है, अभी जॉइंट में जो ऑस्टियोआर्थराइटिस वियर एंड टियर ऑफ द जॉइंट है, अभी लंबर स्पाइन में वो प्रॉब्लम नहीं आई। ये आउटसाइड द स्पाइन जो लिगामेंट है, स्मॉल थिन लिगामेंट्स जो हैं, दे आर टियर्ड अप बाय ये सडन मूवमेंट, सडन वेट लिफ्टिंग, सडन लिफ्टिंग सम हैवी ऑब्जेक्ट, उसके मारे ये पेन हो जाता है, जिसको इन्होंने हाईलाइट करने कहा है कि बताइए क्यों होता है। वो उसकी इंजरीज के मारे होते हैं। दे आर वेरी रिचली सप्लाइड बाय द नर्व्स दोज लिगामेंट एंड उनके टियर होने से, उनके फ्लेमेन जो होते हैं उनको मसल फाइबर्स के टियर होने से उसमें दर्द होता है। तो उसके अंदर तो लॉन्ग लिगामेंट्स भी हैं, स्मॉल लिगामेंट्स भी हैं, उनके टियर से या मसल के पास पे हमारे पेन हो जाता है। वो जैसे आप थोड़ा सा हीट ट्रीटमेंट नहीं होता, पहले लोग बॉटल रखते थे, बैक में बॉटल नहीं रखते, तो बॉटल रखने का फ़ायदा ये होता था थोड़ा सा वो सूदिंग इफेक्ट कर देता था, थोड़ा वो एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट कर देता था, और उसके वो मसल को रिलैक्स कर देता था। तो उसके साथ साथ आपको थोड़ा आपने पेन किलर ले लिया, 2-4 दिन में ठीक हो गया। एक और कॉलर सर डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। सॉरी, मैंने अभी क्वेश्चन किया था, असल में क्लियर नहीं कर सका अपने क्वेश्चन को। मेरा क्वेश्चन था एक्चुअली बेसिकली ऑस्टियोआर्थराइटिस से रिलेटेड था कि ऑस्टियोआर्थराइटिस की जो लॉन्ग टर्म कंडीशन है वो किस तरह से डेवलप हो सकती है, और उसमें और क्या क्या चीज़ें जिसकी आपको प्रिकॉशन करनी चाहिए खासतौर से ओल्ड एज के अंदर। जी, शुक्रिया आपका, दोबारा शुक्रिया आपका बहुत। मजहर भाई थोड़ा सा मैं और आपको तफसील से क्लेरिफाई कर दूं। आपके 2 सवाल थे, आपने कहा कि बैक पेन क्यों होता है, इसके क्या असबाब होते हैं, और ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या चीज़ है। डॉक्टर साहब ने शुरू के प्रोग्राम के हिस्से में तफसील से ऑस्टियोआर्थराइटिस के ऊपर बात की थी, शायद आपने मिस किया, मैं थोड़ा सा क्लेरिफाई कर दूं आपको। जो ख़ास तौर से कमर का दर्द होता है, कमर में दर्द 2 असबाब होते हैं इसके मेन। एक तो कमर में दर्द मस्कुलर पेन होता है, जैसे अभी डॉक्टर साहब अर्ज़ कर रहे थे कि आपके कोई वज़न आपने उठा लिया, कोई स्प्रेन आ गया, कोई अचानक से इंजरी हो गई, कोई गिर गए, आप पेंटर हैं, प्रोफेशनल हैं, सीढ़ी से गिर गए, या कोई और मसला हुआ जिसकी वजह से आपकी मस्कुलर इंजरी हुई। अगर मस्कुलर इंजरी हो तो मस्कुलर के अंदर सूजन होती है, स्पाज़म होता है,
और उसकी वजह से अक्सर यंग लोगों में ये बहुत कॉमन होता है, या कोई वज़न उठा लिया या सर्टेन पोजीशन की, या जिम में आप गए, आपने बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग कर ली जिसकी वजह से आपके मसल पुल हो गए, स्प्रेन हो गया या स्ट्रेन हो गया, तो आपका दर्द होगा बैक पे। जो दूसरा बैक के अंदर दर्द होता है, डॉक्टर साहब ने कहा था कि वो अर्थराइटिस की वजह से होता है, जिसमें आपने डॉक्टर साहब ने कहा था कि एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के स्ट्रम है, जिसमें जो आपके जो स्पाइन है, लंबोसेक्रल जॉइंट है, उसके अंदर वियर एंड टियर है या अर्थराइटिस है। आप पूछ रहे थे खास तौर से कि ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है, डॉक्टर साहब ने तफसील से शुरू में बताया था, अब दोबारा मैं डॉक्टर साहब से पूछ लूँगा, दोबारा बता दें कि ऑस्टियोआर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जो अक्सर लोग हम ऑस्टियो का मतलब है बोन और अर्थराइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन इन द जॉइंट। तो इसमें दोनों जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर बोन और जोड़ दोनों इफेक्ट होते हैं। होता यह है कि न्यू एज के साथ साथ आपके अर्थराइटिस की जॉइंट के अंदर वियर एंड टियर होता है और वहाँ पे एक न्यू बोन फॉर्मेशन जिसको हम ऑस्टियोफाइट्स कहते हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं, और वो जोड़ के दो जोड़ों के, जैसे नी का जोड़ है या एल्बो का जोड़ है, जॉइंट के दो हड्डियों के दरमियान में जो एक नॉर्मल गैप होता है वो गैप रिड्यूस हो जाता है। जब वो गैप रिड्यूस होता है तो जॉइंट आपस में और जो कार्टिलेज है उम्र के साथ, वियर टियर के साथ, वो भी ख़त्म हो जाता है, जिसको कुशन कहते हैं। दो हड्डियों के दरमियान में जब कुशन ख़त्म हो जाए या हड्डियों के अंदर तब्दीली आ जाए तो दोनों हड्डियाँ आपस में फ्रिक्शन करती हैं। फ्रिक्शन करने की वजह से जोड़ में जो दर्द पैदा होता है तो हड्डी में भी प्रॉब्लम है और अर्थराइटिस के अंदर फिर सूजन होना शुरू हो जाती है। तो इसको बेसिकली ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। मोस्ट कॉमन काज इसका जो है वो एक्चुअली इन्फ्लेमेशन इन द जॉइंट और वियर एंड टियर ही है। इससे कैसे बचा जाए, डॉक्टर साहब ने वही तफसील से बताई थी। उम्र के को तो आप कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें यही तदबीर कर सकते हैं, अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, वज़न हेल्दी लाइफ स्टाइल रखिए, वज़न को शुरू ही से यंग एज से अगर आप कंट्रोल रखें, हेल्दी लाइफ स्टाइल रखें, रेगुलर हल्की फुल्की मामूली एक्सरसाइज करते रहें, तो आपके जॉइंट और जिस्म नॉर्मल रहेगा, तो आपको ऑर्थराइटिस बजाय 40 से 50 के आपके 70-80 में आएगा। डॉक्टर साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त अब बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। आखिर में आपसे कहेंगे कि जी कम्युनिटी के लिए कोई मैसेज देना चाहें तो फिर। नहीं, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा आपने टॉपिक आज तो रखा है और बहुत अच्छी कॉलें भी आई हैं, ख़ास तौर से मज़हर भाई की लास्ट वाली कॉल के अंदर रियली आई कैन सी हिज कंसर्न कि क्या कर सकते हैं इनको आर्थराइटिस स्पाइन है, जो आपने बिल्कुल क्लियरिफाई कर दिया कि बेसिकली वियर एंड टियर है, बेसिकली आर्थराइटिस ऑफ द स्पाइन भी, लंबर स्पाइन में भी जो लंबर स्पाइन होते हैं, एक तो वर्टिब्रा होती है, उसके बाद कार्टिलेज के बीच में डिस्क होती है, उसके अंदर चोट आ जाती है। जब बराबर प्रेशर, चाहे ओबेसिटी से हो, चाहे वो सडन जर्क की मूवमेंट से हो, चाहे हैवी लिफ्टिंग से हो, चाहे वो स्टेयर से आप नीचे आ रहे हैं तो हल्का सा आपका पैर टेढ़ा हो गया या आप गिर गए, उसके मारे जो होता है डिस्क जो होते हैं वो प्रोलैप्स हो जाती है, वो फिर पेन को और बढ़ा देती है और उसके अंदर फिर ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन हो जाते हैं, वो कैल्सिफाइड होने लगती है थोड़े एज वीक्स एंड मंथ्स गोस, तो वो उसके अंदर फिर वो प्रेशर नर्व के अंदर डालने लगता है, तो वो विशद साइकिल चला करता है। तो मज़हर भाई को ये मैं कहूँगा कि ज़रूर अगर जितना हो चुका है उसका वो ठीक है, लेकिन अवॉइड फर्दर इंजरीज, keep less body weight, try to do the light exercises, and sometime the heat treatment and hydrotherapy has got a role. शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपको बुलाने का, प्रोग्राम में तशरीफ लाए। इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने कीमती टाइम में समय टाइम दिया। नहीं, बहुत शुक्रिया हैदर भाई, एज ऑलवेज इट इज़ प्लेजर टू कम हियर। शुक्रिया नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का बिल्कुल वक्त ख़त्म हो चुका है। मैं आपसे जो है इजाज़त लूँगा। आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात की थी। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर यहीं इसी जगह आपसे मुलाकात होगी। वो तमाम कॉलर्स और ख़ास तौर से साहब जिन लोग हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हुए, मैं उनका भी इंतहाई मशकूर हूँ कि आपके साथ हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए। तो इंशाल्लाह कल नेक्स्ट सैटरडे 3 बजे फिर आज चूँकि हमारा लाइव प्रोग्राम एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम बर्मिंघम से था, उसकी वजह से हमारा प्रोग्राम में डिले हुई, इसके लिए इंतहाई माज़रत का हूँ। तो प्रोग्राम हमारा डिले हो गया और अगले हफ्ते 3 बजे इंशाल्लाह सैटरडे की सपहर यहाँ ही फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।